अब नीतीश कुमार ने जातीय गणना को लीड किया, पहुंचे कहां पर? अब वो बीजेपी के साथ। अब जाहिर है कि वो बीजेपी के साथ क्लब हो गए तो क्रेडिट किसको जाएगा? एनडीए के पास जाएगा। लेकिन इधर तेजस्वी यादव को बता दिया जाता है, आरजेडी कहती है कि तेजस्वी यादव है जो जातीय गणना को लेकर आए। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हर जगह हम जातीय गणना कराएंगे। कुल मिलाकर वही बात है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। इसी नैरेटिव को और मजबूत कर रहे हैं 2024 चुनाव के लिहाज से। पूर्णिमा जी, आशा है मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी सर, आ रही है। अगर भाई कांग्रेस इतना ही ओबीसी के लिए हितैषी है और इतना ही जातीय गणना को लेके इतना ही सीरियस है, तो क्यों नहीं कर्नाटका का जो उन्होंने कराया निकाल के रख देते हैं रिपोर्ट उसका। आप याद कीजिए, जब 2 कमीशन बने थे, काका कालेलकर कमीशन और बाद में मंडल कमीशन, तो कांग्रेस ही वही पार्टी है जो कि 10 साल बैठी रही दोनों कमीशन पे। मैं एक बात और आपको उदाहरण दे दूं कि अभी तेलंगाना में चुनाव हुए हैं, इनके जो सीएम बने हैं रेवंता रेड्डी, क्या ओबीसी से आते हैं? वो तो फॉरवर्ड से आते हैं। तो इनके कथनी और करनी में पूर्णिमा जी जमीन आसमान का फर्क है। और जब भी बीजेपी या जब भी एनडीए, हम लोग जाति की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं कि सबका जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। उस केस में जब भी बात किया जाएगा तो ये सिगुफा छेड़ देते हैं। अरे भैया, जब आप आते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं? अभी जो आपने जाति गणना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में आप अनाउंस कराइए ना कि हम कराएंगे, कर्नाटका में कराइए, तो वहां पे करेंगे नहीं। और जब हम काम करने लगते हैं तो उस पर ये टीका टिप्पणी करने लगते हैं। मेरा अपना मानना है पूर्णिमा जी कि हमें काम करने दीजिए, और विपक्ष के पास मुद्दा कोई नहीं बच गया है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेके जो हमारा जो स्मूथ प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करते हैं ये। संजीव कौशिक जी आपके पास आते हो, फिर मैथिल जी आपके पास आऊंगी। जरा मेरी आवाज मुझे वापस से आ रही है, कहीं पर अगर मेरी आवाज ऑन है तो उसको प्लीज बंद करिएगा। मेरे सारे गेस्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट है। लेकिन संजीव कौशिक जी ये बताइए कि क्या नजर नहीं है? अगर आप बात करें बिहार की 40 सीटों पर, फिर इधर आ जाइए आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, यादव वोट बैंक, ओबीसी में यादव का परसेंटेज एक मेजर नजर आता है। उधर मोहन यादव की ताजपोशी की गई, फिर हरियाणा को, साथ ही मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश, जिसका मैंने जिक्र किया। 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने उस दौरान जब विंध्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। कुल मिलाकर इन 4 स्टेट्स की लोकसभा सीट को साधने की कोशिश नहीं है। और क्रेडिट पॉलिटिक्स में आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है? पूर्णिमा, बहुत लोग इसको भी मास्टर स्ट्रोक ही मान रहे हैं। मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक तो एक ऐसा शब्द हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, वापस लिया, मीडिया में हल्ला कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया। ओबीसी की बात हो रही है, अरे साहब इस समय ओबीसी की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, देश में 2 ही जाति है, गरीब और अमीर, उसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव आते ही ओबीसी सम्मेलन शुरू, ओबीसी की चर्चा होने लगी। साहब, आदमी को क्या समझ रखा है आपने? उसके बेहतरी के लिए काम कीजिए ना, उसकी बेहतरी के लिए कदम बढ़ाइए। बिहार में इससे पहले याद नहीं है? जो आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़ाया इसलिए नीतीश कुमार के खाते में जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहते पूरे हिंदुस्तान में हम कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने विरोध तो नहीं किया, उन्होंने विरोध तो नहीं किया। कहे ना, मैंने सुना बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से, तमाम कॉन्क्लेव्स में मंत्रियों से मैंने खुलकर ये सवाल पूछा, बीजेपी का स्टैंड क्या है? वो कहते हैं हम इसमें साथ हैं। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। हलक में अटका हुआ दिखाई दे रहा था। कैसे? सवाल ये है कि एक बड़े वर्ग को केवल आप वोटर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कब नहीं हुआ कौशिक साहब, जरा ये बताइए, कौन है जो वोट बैंक की तरह नजर नहीं आया? और पार्टी बी टेनी मैं कहती हूँ, कोई भी पार्टी आप उठा लीजिए, कब उनके लिए कोई भी व्यक्ति वोट बैंक से बढ़कर ज्यादा नजर आया? आप बता दीजिए, रिकॉर्ड क्या बताता है? पिछले 10 सालों में जिस प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना, और इतने एक बार नहीं 2-2 बार इतने बड़े बहुमत के साथ चुन के बैठाया कुर्सी पर, इससे पहले उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं? काम करना चाहिए। काम क्या किया आपने? अमीरों को और अमीर बनाया, गरीबों को और गरीब बनाया। आपको क्या लगता है कि झुंझुना थमा देने से सारे लोग आपकी खेमे में चले जाएंगे? अरे ये जब गिनती करने की बात थी तो उस समय आप उसका विरोध कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, आप हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जब इलेक्शन की बात होती है तो फिर ओबीसी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नैरेटिव कहां से लेकर आए हैं आप? सारा का सारा मतलब काम नहीं किया किसी के लिए कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की, हिंदुओं को बांटने का काम किया पिछले 9-10 सालों का। ये सारे आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। ये सारे जब आधार तो बताइए जरा, ये किस आधार पर? जब इन लोगों की हिस्सेदारी की बात की गई कि जनसंख्या के आधार पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों को यह दिखाने का प्रयास किया गया कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी भागीदारी जितनी बड़ी है उसके हिसाब से सचमुच में आपको जगह मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, या आपको हिस्सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यही तो था ना राहुल गांधी के बोलने का मतलब
इसीलिए तो वो जातिगत जनगणना करा रहे थे। सारे लोग चढ़ बैठे कि नहीं ये सही नहीं है, गलत नहीं है। और आज के वक्त में ये ओबीसी के बारे में इतने ज़्यादा चिंतित हो जाना और लगातार एक सम्मेलन कराना, अलग अलग तरीके से लोग को बैठ जाना। देश के प्रधानमंत्री एक हफ्ते में 3-3 बार की यात्राएं एक स्टेट में हो रही है। और तो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर लेता? किसी ने रोका क्या? आप चिंता, किसी ने और पैरों आप को पकड़ लिया क्या? समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हमें ओबीसी की चिंता है। करे ना, तो बाकी किसको किसने बंगाल रोका, में ये देख बताइए? लीजिए, बिहार में देख लीजिए, लोग ये बात अरे नहीं तो समझ रहे हैं कि दूसरे को इससे पहले किसने कहां थे रोका? आप? सर कौशिक साहब, किसने रोका दूसरी पार्टी को? करे जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते थे कि ये निकम्मा है, निठल्ला है, बिहार को सबसे पीछे छोड़ दिया, एक रात में ऐसा बदल जाता है कि नहीं, सबसे ज्यादा कामगार आदमी वही हो जाता है, वही निकल जाता है और उसी के पीछे। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मकश में है बिहार में। आप समझिए इस स्थिति को, कैसे उनके जुबान पे ताला लगाया गया कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव तक चुप रहना है आपको। अच्छा, जदयू की स्थिति वही है, जदयू के कार्यकर्ता अलग खेमे में खलबली मची हुई है। ये आपस में पहले तालमेल तो बना ले कि बिहार को देना क्या है और कहां लेके जाना है। कांग्रेस में कोई खलबली नहीं है। मैथिल साहब जरा मुझे क्लैरिटी दीजिए थोड़ा इसको लेकर। ये जो एक नैरेटिव है और इस नैरेटिव के बीच ओबीसी वोट बैंक और 2024 में ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती सभी की सभी पार्टियां, क्रेडिट पॉलिटिक्स की लगातार कोशिश। ओबीसी क्या विनिंग फैक्टर है 2024 के चुनाव में? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पूर्णिमा जी और धम धम धड़म धड़ैया रे, और सबसे बड़े लड़ैया रे राहुल बाबा, वो कुछ भी कह देते हैं वो सही, ना खाता ना बही। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को जोंक की तरह चूसा हो, समाज के वर्गों को खंड खंड किया हो, जिनकी पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी तो कहती थी इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आज उनके समर्थक और प्रवक्ता यहां बैठकर बोल रहे हैं अरे भैया हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। हम बताते हैं आपने क्या किया, आंकड़ों के साथ बताता हूं मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आंकड़े झुटलाए नहीं जा सकते। ये तो जो है ना, कौशिक साहब सिर्फ इधर की और उधर की बात करेंगे, आंकड़ों पे इनके मुंह में दही जम जाएगा। देखिए, आजादी के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए और कांग्रेस ने बनाए, मैं उसका उदाहरण देता हूं। 68 चीफ मिनिस्टर में से 21 चीफ मिनिस्टर ओबीसी बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा कांग्रेस ने 250 चीफ मिनिस्टर बनाए आजादी से अब तक, और उनमें से मात्र 43 बनाए। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं हम। ये इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, हम पीछे नहीं जाते, हम तो अभी की बात करते हैं और तब की बात करते हैं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो अब अध्यक्ष नहीं है। इनकी नई कार्यकारिणी बनी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। आज राहुल बाबा को ओबीसी 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 का जाप याद आ रहा है, लेकिन जब कार्यकारिणी बनाई थी तो भैया कितने सदस्य रखने हैं आपने? 84 सदस्य कार्यकारिणी में से कितने ओबीसी सदस्य हैं आपके? 16। मतलब 50% भागीदारी की आप बात करते हैं और आप अपनी कार्यकारिणी के अंदर मात्र 16 ओबीसी सदस्य रखते हैं। दूसरी चीज, ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने ओबीसी का अपमान किया, इसके कारण निचली अदालत ने उनको 2 साल की सजा दी, उनकी सदस्यता रद्द हुई। वो तो भगवान की कृपा मान लीजिए, आपका जुगाड़ मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा के ऊपर अंतरिम रोक लगा दी, इसलिए आपको वापस मौका मिल गया संसद में पहुंचने का। तो देखिए पूर्णिमा जी, इनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा। मतलब प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिए, ओबीसी का अपमान हो गया। जब अरे भैया सुनो ना, हाँ बोलिए ना, इतने ही बड़े भक्त होते हैं आप, तो आप मुझे ये बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने खुद को तो भारत रत्न दिया था, तब आपको किसी ओबीसी की याद नहीं आई थी? 10 सालों से सत्ता में है, कुछ काम की बातें कर ले। कब तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के भूत से लड़ते रहेंगे? 10 साल तक लोगों ने आपको मौका दिया काम करने का, अपने काम के बारे में बताइए, अपने उपलब्धियों को गिनाइए, पीछे मुड़ के मत जाइए। लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ वोट दिया था, डंके की चोट पे जाइए और अपना 2019 अरे 19 और 14 का मैनिफेस्टो निकाल के बताइए लोगों को कि ये हमने लिखा था और ये हमने काम किया था। केवल ध्रुवीकरण से काम नहीं चलने वाला है, इस बात पे ये हलक में जनता अटक गई है आपके। आपसे पूछ रही है कि आप बताइए कि बेरोजगारी पे आपने क्या किया, ओबीसी का राग लेकर के बैठे हुए हैं आप। आपने शिक्षा के मामले में क्या किया, स्वास्थ्य के मामले में आपने क्या किया? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चढ़ा रहे थे आप उसको,
बताइए कितने चढ़ गए? अरे एरोप्लेन चलने के लिए एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन उस पर चढ़ने वाले कौन है? हवाई जहाज वाले। ये तो बता दो उसकी स्थिति कहां से सुधरी? नोटबंदी करके बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का, जीएसटी से खजाना खाली कर दिया, उसके बारे में बात करो ना। जनता को पता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से अरे 80% से ज्यादा आपके मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया वाले घर में बैठे हैं। 80% से ज्यादा आंकड़ों की बात कीजिए, हवाबाजी मत कीजिए। जिन लोगों को आप ट्रेनिंग देके भेजते हैं वो अपने घरों में बैठे रहते हैं। 80% नीट के अंदर ओबीसी आरक्षण दिया गया और ये सब किया नरेंद्र मोदी ने किया। विश्वकर्मा योजना 60 साल तक आपके पैरों में किसी ने मेहंदी लगा तो एक बात तो बताइए, सुन लीजिए सूर्य प्रकाश जी, एक बात सुन लीजिए। आपने जो शुरुआती ओपनिंग में जो कहा कि सबसे पहले संसाधन में मुस्लिम का हक है, अरे भाई ये बता दीजिए कौन सा मुस्लिम का हक है? क्या भारत की आवाम का हक नहीं है? लेकिन आप लोग झूठ बोलकर इस तरीके का माहौल बनाते हैं देश के अंदर। अरे ये देश के हर संसाधन में भारतीय नागरिक का नाम है, लेकिन आपके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। अरे भाई कब तक मुसलमानों के नाम पे आप रोटियां सेकते रहेंगे? कम से कम हाजी नाजिम 70 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए और उसके बाद किसी एक पार्टी को टारगेट किया करिए।